हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगनिंग। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। इससे पहले मैंने मैकेनिक्स को पूरी तरीके से कम्प्लीटली कवर कर दिया है। मैकेनिक्स में इलास्टिसिटी और मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, और मैकेनिक्स में आपके बीएससी के सिलेबस में जो भी चीज़ें रहीं मैंने उन सब चीज़ों को आप लोग को रिवाइज़ करवा दिया है। 10 से 12 लेक्चर, आई थिंक 11 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं मैकेनिक्स पे, हर टॉपिक्स पे। सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव ऑसिलेशन, शॉक वेव, मैक नंबर, सारी चीज़ों का लेक्चर आप लोगों को मेरे वीडियो पे मिल जाएगा, मतलब मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके मैकेनिक्स रिवीजन के नाम पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ जाके आप लोग अगर देखेंगे तो सीरियल से मैंने वीडियोस को अपलोड करके रखा है वहाँ पे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे भी मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। तो जो भी आप लोग को सूटेबल हो आप लोग वैसे देख के अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव ही होंगे, तो हमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा था कि सारा रिवीजन हो जाएगा, तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगी ताकि आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो क्लियर ना हुआ हो वो ऑब्जेक्टिव के थ्रू क्लियर हो जाए। इस वीडियो लेक्चर में मैं 15-20 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगी। होप सो आप लोगों को समझ में आएगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम an aeroplane moving with constant horizontal velocity, the path of the stone observed by the pilot will be। मतलब एक स्टोन अगर एरोप्लेन से ड्रॉप किया जाता है कांस्टेंट हॉरिजेंटल वेलोसिटी से, तो पायलट को इस स्टोन का जो पाथ है वो कैसा दिखाई देगा। तो इसका आंसर है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पाथ ऑफ अ पार्टिकल सिचुएटेड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील ऑफ अ मूविंग कार विल बी सीन बाय द ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। कैसा दिखेगा, जो अर्थ पे ऑब्जर्वर है उसको कैसा दिखेगा पाथ, तो साइक्लॉइड दिखेगा। कैसा दिखेगा, साइक्लॉइड दिखेगा। अब व्हील है तो आप लोग गलती से सर्कुलर मत लगा दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, साइक्लॉइड होगा। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ़ एस इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन अनदर फ्रेम एक्सेलरेटेड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू इट विल बी। मतलब एक एस कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से उसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो वो वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होगा। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होकर इसको इनर्शियल लगा देंगे, बट इनर्शियल मत लगाइएगा, आप लोग इसको नॉन इनर्शियल लगाइएगा। कैसा, नॉन इनर्शियल, क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम बोला है, तो एक्सेलरेटेड क्या है, नॉन इनर्शियल है, तो इसलिए इसका आंसर होगा नॉन इनर्शियल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर्शियल फ्रेम आर दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच अ फ्री पार्टिकल मूव्स। कैसा मूव करता है, कांस्टेंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड। मतलब इनर्शियल फ्रेम वो रेफरेंस है जहाँ फ्री पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। उसके बाद क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास एम प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन एंगल थीटा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द प्लेन। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, mg cos थीटा। और हाँ, अगर इंक्लाइन कर रहा है नीचे और अगर इंक्लाइन नहीं करेगा अपने प्लेस पे होगा तो mg/cos थीटा हो जाएगा। ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसमें आपका अगर कंपोनेंट्स करके निकालेंगे तो आपका ये आंसर आएगा, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई रखा हुआ है तो मैग्नीट्यूड फोर्स का क्या होगा, mg cos थीटा होगा जब वो फिसल रहा होगा। अगर फिसल नहीं रहा होगा तो उसका होगा mg/cos थीटा। नीचे वाले क्वेश्चन में यही लिखा है, सच अ वे दैट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो ब्लॉक जो है नीचे स्लाइड नहीं करता है, तब क्या होगा, तब उस समय mg/cos थीटा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेम अटैच्ड बाई एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। तो कैसा होगा, नॉन इनर्शियल। उसके बाद क्या है, द पाथ ऑफ अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल सीन बाय अनदर प्रोजेक्टाइल
विल बी। तो पाथ कैसा दिखाई देता है? स्ट्रेट लाइन दिखाई देता है। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द पाथ ऑफ द मोशन ऑफ अ पार्टिकल सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल विल बी। दूसरे प्रोजेक्टाइल से कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ये वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसको मैं बता देती हूँ कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए, द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑफ मास 20 kg विद रेफरेंस ऑफ फ्रेम मूविंग विद डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए अप्लाई होता है। तो FMA होता है नहीं, अगर इसमें क्या है, डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। तो M यानी 20, A यानी एक्सेलरेशन 6, 20 और 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 120 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जैसे जब एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होता है और फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो एक्सेलरेशन हमारा डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा अपवर्ड हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर है, तो इससे भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो किस तरीके से बनते हैं? नंबर 1 क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखें तो क्या है, देखिए, नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स। नेगेटिव वैल्यू क्या होती है? मैंने कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ाए हैं, उसमें नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी की होती है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसलिए मैंने आपसे कह रही हूँ कि मेरा जो लेक्चर है, जो रिवाइज करवाया है मैंने, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग उसे जल्दी क्विक रिवीजन कर लेंगे। ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर नहीं हैं, 10-15 मिनट के लेक्चर्स हैं, 10 लेक्चर हैं। आप लोग देखोगे तो 1-1.5 घंटे में या 1 घंटे में आप पूरा मैकेनिक्स को कवर कर सकते हैं अच्छे से। तो होप सो आप लोग उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको रिवाइज करिए बहुत अच्छे से, तब समझ में आएगा। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या है? द वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू ऑल द फोर्सेज। द वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन सिस्टम किसके इक्वल होता है? वो काइनेटिक एनर्जी के होता है। उसके बाद क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मूव इन कंजर्वेटिव फोर्स विल डिपेंड अपॉन किस पे? कंजर्वेटिव फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। कैसे? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस में पोजीशन ही मैटर करता है, पाथ नहीं मैटर करता। वो नॉन कंजर्वेटिव जो होता है वो उसमें पाथ मैटर करता है, बट कंजर्वेटिव फोर्सेस में आपका पोजीशन मैटर करती है। करेक्ट रिलेशन क्या है? तो करेक्ट रिलेशन क्या है? डेल क्रॉस एफ। ये वाला देखिए, डेल क्रॉस एफ जो है 0 होता है। ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड कर्ल, जो किसी भी फोर्स का कर्ल हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो आपको किसी भी कोई फोर्स दिया है, आपको कंजर्वेटिव उसको दिखाना है, तो इसी फॉर्मूले से वो निकलता है। ठीक है, आपको फोर्स की कोई भी वैल्यू दी गई है और अगर उसको ये आपको चेक करना है कि वो कंजर्वेटिव है कि नहीं है, तो इसी तरह से आपका वो चेक हो जाएगा। अगर उसका कर्ल आप लोग निकाल लोगे और अगर वो 0 आ जाता है तो वो कंजर्वेटिव होता है। उसके बाद क्या है? अ फोर्स एक्टेड ऑन अ बॉडी दैट ऑलवेज रिमेन्स नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एंड द पार्टिकल मूव इन अ प्लेन इट्स इन्फ्रेड दैट काइनेटिक एनर्जी इज कॉन्स्टेंट। इसमें क्या होगी? आपकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। फिर सेंट्रल फोर्स क्या होता है? सेंट्रल फोर्स आप लोग को मैंने रिवीजन वाले मैकेनिक्स वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि सेंट्रल फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स ये सब क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। द वर्क डन अराउंड एनी क्लोज पाथ ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने कंजर्वेटिव फोर्स में ये भी बताया था कि क्लोज पाथ वर्क कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज ट्रिप में अराउंड मतलब राउंड ट्रिप में उसका वर्क डन 0 होता है। ये मैं अपने लेक्चर में आप लोग को बता चुकी हूँ। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? अ बॉडी ऑफ मास m मूव्ड बाय अ फोर्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट ट्रेवल d डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है? d डिस्टेंस। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो उसके डिस्टेंस के ही प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, फिर 9 नंबर क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स F इज रिलेटेड टू द पोटेंशियल एनर्जी U। एक कंजर्वेटिव फोर्स है और वो पोटेंशियल एनर्जी से किस तरह से रिलेटेड होता है? तो अब मैंने आपको बताया था कंजर्वेटिव फोर्स की एक प्रॉपर्टी कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी मैंने अपने
लेक्चर में आपको बताया था। 3 चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे हाईलाइट भी करवाई थी कि ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होता है और कर्ल इसका 0 होता है। ये 3 चीज़ें मैंने उसी समय मार्क करवाई थी कि इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन है, इफ वर्क डन बाय अ फोर्स इज मूविंग ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ देन द फोर्स इज। देखिए इसका आंसर बिना ऑप्शन देखे भी आप लोग बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। जो हमारा वर्क डन अगर वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है यानी वो पोजीशन पे है तो ये यानी इसमें कंजर्वेटिव ही इसका आंसर सही होगा। तो देखिए यहाँ पे कंजर्वेटिव इसका आंसर सही है कि कंजर्वेटिव फोर्स ही होगा जो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। द ग्रेविटेशनल फोर्स, मैंने अभी आपको इसमें भी बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिस्टोरिंग एंड स्प्रिंग फोर्स आपके कैसे हैं, ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो अगर यहाँ ग्रेविटेशनल की जगह पे इलेक्ट्रोस्टैटिक भी दे देता तो भी वो कंजर्वेटिव होता। ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ kx² होती है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम लोग कोलिजन पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ इन अ परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन द इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी k1 एंड k2 है रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ट्रू। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, गेन होता है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है, मैंने बताया है वीडियो लेक्चर में। तो कौन सा रिलेशन दिखा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी गेन है, ये वाला। इनिशियली k1 देखिए बड़ा है और k2 छोटा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v along the east strike completely inelastic with the particle of same mass moving with velocity v along north। फिर क्या है, the new particle of mass 2m will along north is the velocity। तो इसमें क्या है, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे कोलिजन कर रहा है, इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में आपका क्या कंजर्व होता है बताइए। तो इन इलास्टिक कोलिजन में आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होता है। ठीक है, तो मोमेंटम के कंजर्वेशन से आप लोग ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, मोमेंटम के कंजर्वेशन m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 रखेंगे तो वहाँ से आपके दूसरे की वेलोसिटी आ जाएगी जो आएगी v/2। ठीक है, इन एन इलास्टिक कोलिजन, इन एन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में क्या कंजर्व होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व। क्या कंजर्व होता है, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होती है। इन हेड ऑफ कोलिजन अ पार्टिकल विद इनिशियल speed v strike the stationary particle of the same mass taking the collision to be elastic। the velocity after collision क्या हो जाएगी, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी v हो जाएगी। ठीक है, हेड ऑफ कोलिजन में क्या मैंने बताया था, आप लोग अगर वीडियो लेक्चर देखेंगे तो इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे कि पहले पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कैसे होगी और दूसरे की v कैसे हो जाएगी। अब हम लोग नए वीडियो लेक्चर में कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको अगर हेल्पफुल लगे हों, आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।